हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि पार्ट 2। राष्ट्रीय आय गणना की आय और मूल्य बढ़ाव विधि या उत्पादन विधि हम पढ़ चुके हैं। इससे पहला जो डिस्कशन रहा है वो व्यय विधि किसे कहेंगे और व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें किस प्रकार के कंपोनेंट्स को ध्यान में रखा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के विभिन्न कदम उठाए जाते हैं, अर्थात उसके क्या क्या चरण रहेंगे, क्या स्टेप्स रहेंगे जो हमें फॉलो करने हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप विल बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान। क्या करेंगे? सबसे पहले हम अंतिम व्यय, बच्चों हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि व्यय मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? अंतिम, उसे हम फाइनल एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब पहला स्टेप हमारा यह है कि हमें उन व्ययों को पहचानना है जो कि अंतिम है और किस प्रकार की आर्थिक इकाइयाँ हैं, कौन सी आर्थिक इकाइयाँ हैं जो कि ये व्यय कर रही हैं। पहला है परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र के द्वारा जितना भी अंतिम उपभोग व्यय होगा उसे हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करेंगे। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र द्वारा व्यय, जो मोस्टली पूंजी निर्माण संबंधी व्यय होंगे। फिर हम जानते हैं कि कल्याणकारी सरकार को भी व्यय करना होता है, जन कल्याणकारी कार्यों पर, सुरक्षा कार्यों पर, प्रशासनिक कार्यों पर, ये सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया व्यय होगा और शेष विश्व के द्वारा। तो इस प्रकार से अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की हम पहचान करेंगे। ये कितने प्रकार की होंगी? 4 प्रकार की होंगी। परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व, यानी हाउस होल्ड सेक्टर जो फाइनल एक्सपेंडिचर करता है, उत्पादक क्षेत्र यानी प्रोड्यूसिंग सेक्टर द्वारा किया जाने वाला फाइनल एक्सपेंडिचर, सरकारी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा किया जाने वाला अंतिम व्यय या फाइनल एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला जो हमारा स्टेप है राष्ट्रीय आय की गणना में वो है कि उन आर्थिक इकाइयों की पहचान करना जो कि अंतिम व्यय कर रहे हैं। तो उसे हमने 4 क्षेत्रों में क्लासिफाई किया है: परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व। स्टेप फर्स्ट फॉलो करने के बाद हम स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। हमारा स्टेप सेकंड यानी कि जो दूसरा कदम होगा वो है अंतिम व्यय का वर्गीकरण। ध्यान से देखें, अंतिम व्यय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ये जो अंतिम व्यय का वर्गीकरण है इसे आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। पहला अंतिम उपभोग व्यय यानी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी प्राइवेट सेक्टर द्वारा, और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय किस प्रकार का है आप देखेंगे फिर से। निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इन दोनों को मालूम करके हम अंतिम उपभोग व्यय को जान सकते हैं। दूसरे प्रकार का व्यय, अंतिम व्यय होता है सकल पूंजी निर्माण। ये कौन करता है? उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र के द्वारा जो भी अंतिम व्यय है उसे 3 भागों में हम देख रहे हैं: सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति। बच्चों, ये जो आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण है ये 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक में परिवर्तन, ये स्टॉक में परिवर्तन होगा। और तीसरा है मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति। इन तीनों को यदि हम प्लस कर देते हैं देन वी विल गेट
सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरे प्रकार का व्यय है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात x माइनस एम। बच्चों ये जो x माइनस एम है, x माइनस एम, x फॉर एक्सपोर्ट अर्निंग्स माइनस m फॉर इम्पोर्ट पेमेंट्स, यानी निर्यातों द्वारा प्राप्त आय में से आयातों के लिए किए गए भुगतान को यदि हम घटा दें, माइनस कर दें, तो हमें प्राप्त होगा शुद्ध निर्यात। इसे हम नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं। यहाँ आगे दिया है वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात, ये निर्यात से प्राप्त आय है, और ये वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात अर्थात आयातों के लिए किया गया व्यय, इसे हम कहते हैं शुद्ध निर्यात। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब देखेंगे अंतिम उपभोग व्यय। इसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय का एक पार्ट है निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इसी प्रकार से सकल घरेलू पूंजी निर्माण के भी 3 प्रकार होंगे, यानी कि 3 प्रकार के जो अंतिम व्यय हैं उसे शामिल किया जाएगा इसमें। सकल स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति। इन तीनों को यदि हम जोड़ देते हैं, किन्हें, इसे और इसे, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति को यदि जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। चलिए नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप होगा एस्टिमेट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी अंतिम व्यय की गणना। अंतिम व्यय की गणना में जो आपका पहला अवयव है जो कि उपभोग व्यय है, इस पर आप ध्यान देंगे। अंतिम उपभोग व्यय के विभिन्न अंगों की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी, यानी कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस प्रकार का होगा, यहाँ आप ध्यान देंगे। पहला होगा निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। यह प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घरेलू बाजार में निजी अंतिम उपभोग व्यय की गणना करने के लिए उपभोक्ता परिवारों तथा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं को टिकाऊ उपभोग वस्तुओं, अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की जो अंतिम बिक्री की जाती है उसकी कुल मात्रा को फुटकर कीमतों से, बच्चों फुटकर यानी कि जो रिटेल प्राइजेज हैं उनसे गुणा कर दिया जाता है। गैर निवासियों द्वारा घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष क्रय को शामिल नहीं किया जाता है, परंतु निवासियों द्वारा परिवारों द्वारा विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष क्रय को जोड़ दिया जाता है। बच्चों इस पर आप ध्यान देंगे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि गैर निवासियों द्वारा घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं किया जाता है, परंतु निवासी परिवारों द्वारा विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष क्रय को जोड़ा जाता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि यदि कोई विदेशी हमारे देश में आकर क्रय करता है किसी वस्तु पर, हम उसे शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो जिस आय का व्यय कर रहा है उसने यहाँ अर्जित नहीं की है। लेकिन हमारे यहाँ का कोई परिवार या निवासी विदेशों में जाकर प्रत्यक्ष क्रय करता है, चूँकि उसकी अर्जित आय कहाँ से है, हमारे देश से है, इसलिए हम उसे जोड़ते हैं। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि इनमें किस प्रकार की मदों को शामिल किया जा रहा है। घरेलू बाजार में उत्पादक परिवारों द्वारा मकानों के अतिरिक्त चालू वर्ष में उत्पादित अन्य वस्तुएं तथा सेवाएं, वस्तुओं के रूप में प्राप्त मजदूरी, वस्तुओं के रूप में प्राप्त शुद्ध उपहार। बच्चों ये उपहार के आगे हमने शुद्ध क्यों लगाया है उसे आप देखेंगे, नेट गिफ्ट्स की बात हो रही है। उपभोक्ता परिवारों द्वारा दिए गए उपहार माइनस उपभोक्ता परिवारों द्वारा प्राप्त उपहार। तो जितने दिए हैं उनमें से यदि हमने प्राप्त उपहारों को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे नेट गिफ्ट्स। नेक्स्ट है उपभोक्ता परिवारों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई वस्तुएं तथा सेवाएं। दूसरा है खुद काबिज मकानों का आरोपित किराया।
तथा नौकरों को दी गई मजदूरी या वेतन। खुद काबिज मकानों का मतलब है कि जिसमें मकान मालिक स्वयं रह रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? इस प्रकार का जो मकानों पर आरोपित किराया। बच्चों, आरोपित का मतलब ये होगा कि इम्प्यूटेड, हम अनुमान लगाकर उसको जोड़ेंगे कि जिसमें मकान मालिक स्वयं रह रहा है, लेकिन यदि उसके पास ये मकान नहीं होता तो वो किराए पर रहता, और किराए पर रहने पर वो कितना व्यय करता, उस व्यय का अनुमान लगाकर हम उसमें जोड़ेंगे। नेक्स्ट है परिवारों को सेवा प्रदान करने वाली गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद तथा कर्मचारियों का पारिश्रमिक। यानी कि जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती है, जैसे एनजीओ हैं, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो भी उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, उनकी खरीद और कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी इसमें शामिल किया जाता है। तो आप देख चुके हैं कि हम किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो अंतिम व्यय निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय आय की गणना में किस प्रकार से शामिल करेंगे। दूसरे प्रकार का निजी अंतिम उपभोग व्यय हमने देखा। दूसरे प्रकार का अंतिम उपभोग व्यय कैसा होगा? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। घरेलू बाजार में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय की गणना करने के लिए निम्नलिखित मदों पर सरकार द्वारा लेखा वर्ष में किए गए खर्चों को भी शामिल किया जाता है। बच्चों, ये खर्च किस प्रकार के होंगे ये हम देखेंगे। पहला है सरकार द्वारा बाजार में चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध क्रय। क्या है? सरकार द्वारा बाजार में चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध क्रय, यानी कि जो आय प्राप्त हो रही है और जो खर्च हो रहा है, उनको यदि हम कैलकुलेट कर लें, माइनस कर लें, तो हमें शुद्ध क्रय प्राप्त होगा। तो सरकार द्वारा बाजार में जो करंट ईयर है, अकाउंटिंग ईयर, उसमें उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का शुद्ध कर, यानी कि यदि सरकार पुरानी वस्तुओं को खरीदे, उस पर किया जाने वाला व्यय शामिल नहीं किया जाएगा। उत्पादित वस्तुओं का शुद्ध क्रय जो कि उसी वर्ष उत्पादित की गई है, उसे हम, चूँकि आप जानते हैं कि सरकार को भी कई प्रकार के व्यय करने होते हैं, जैसे रेलवे है, रोडवेज़ है, या एम्बुलेंस है, तो या हॉस्पिटल का सामान है, या जो विभिन्न सरकारी कार्यालय हैं वहाँ जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, या सरकार कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही है, रोड बना रही है, तो ये सब करने के लिए भी उन्हें कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं प्राप्त करनी होती है, उन पर जो खर्च किया जा रहा होता है, उसे भी शामिल किया जाएगा। दूसरा है सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक। बच्चों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें सरकार जो पारिश्रमिक दे रही है उनके काम के बदले में, उसे भी सरकार के द्वारा किए जाने वाले अंतिम व्यय में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से एक और व्यय है, जैसे निजी क्षेत्र द्वारा विदेशों में जो क्रय किया जा रहा है, इसके साथ साथ सरकार भी कई बार विदेशों से क्रय करती है, चाहे वो अनाज हो सकता है, कोई सुरक्षा का सामान हो सकता है, या कोई डिफेंस आइटम्स हो सकते हैं, कोई मशीनरी हो सकती है, कुछ भी, किसी भी प्रकार का जो क्रय है वो सरकार भी कर सकती है। जब अभी आपने देखा होगा कि हमने कई प्रकार के ऐसे जो लड़ाकू विमान हैं, ये भी हमने खरीदे हैं हमारी सरकार ने। तो सरकार द्वारा विदेशों से किया गया शुद्ध क्रय, शुद्ध क्रय का मतलब जब हम क्रय करेंगे तो जो अंतिम व्यय किया जाएगा, जहाज भी खरीद सकती हैं, तो ये सारे जो खरीदारी है सरकार की विदेशों में जो की जा रही है, उसे भी सरकार द्वारा किए गए अंतिम व्यय में शामिल किया जाएगा।